Good morning, students. Let's continue our chapter number 10, Human Settlements. In the last lecture, we discussed about what is settlement, how many types of settlements are there, in which we discussed compact settlements and dispersed settlements. What is the criteria to divide the settlements into different categories, rural and urban, in which we discussed two criteria, which are population size and the occupation, and what are the factors which affect the location of the settlements. Now come to the rural settlement patterns. Rural settlement patterns, we divide the rural settlements on different bases. First basis is on the basis of setting. So let's discuss the rural settlement pattern, in which we will discuss the different bases of the rural settlement pattern. First is on the basis of setting. On the basis of setting, actually it is related to the physiography. इससे रिलेटेड है ये फिजियोग्राफी से. फिजियोग्राफी आपने पढ़ा कि we have different physical features over the surface of the earth, like mountain, plateau, plain area. So we name the villages according to the physiography. जैसे कि mountain village हो गया, hill village है, फिर plateau village, plain village. तो यहाँ पर हम जो है विलेजेस को उनकी फिजियोग्राफी के नाम से जो है उनको हम बताते हैं. फॉरेस्ट विलेजेस, डेजर्टेड विलेजेस. तो फिर ये जो है हमारे क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग, कि कहाँ पर वो सेट हुए हैं, इस फिजिकल डिवीजन के ऊपर जो है विलेजेस एस्टेब्लिश हुए हैं, उन्हीं के नेमिंग से उन्हें बुलाते हैं. सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस. Certain villages perform certain functions, like कुछ villages होते हैं in which the most of the peoples are engaged in farming. So these villages will be known as the farming villages. ठीक है, जहां पर ज्यादातर पॉपुलेशन जिस भी विलेज की किसी पर्टिकुलर फंक्शन में या एक्टिविटी में एंगेज है. ऐसे ही जिन विलेजेस में लंबरिंग का काम होता है ज्यादा, तो दे विल बी नोन एज द लंबरिंग विलेजेस. अब जो विलेजेस जहां पर फॉरेस्ट्री का काम होता है, दे विल बी नोन एज द फॉरेस्ट्री विलेजेस. सो ऑन फिशिंग विलेजेस और ऑल दैट. ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे विलेजेस में ज्यादातर जो फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं उनके बेसिस पर हम उनको नेमिंग करते हैं. द थर्ड बेस इज ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड फॉर्म्स. Shape and forms. This is the most important base on which we classified the villages or rural settlements. तो यहाँ पर shapes of forms. Shapes and forms का मतलब क्या है कि अगर आप एरोप्लेन से सपोज ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो आप जब हाइट पे होते हो, हाइट से जब आप नीचे के सीन देखोगे तो एक जो है नीचे का क्लियर पिक्चर आपको ऊपर से दिखाई देता है. तो जब आप कहीं विलेजेस को पास आउट करते हो तो वो एक पर्टिकुलर शेप हमें दिखाई देती है. शेप्स जैसे कि मैथमेटिकल शेप्स हैं, जैसे कि हमारी लीनियर, लाइन में, रेक्टेंगुलर, सर्कल. इस तरीके की जो है हमें शेप्स जो है मैथमेटिकल शेप्स जो है ज्योमेट्रिकल शेप्स हमें नजर आती है कि एक पर्टिकुलर सर्कल की फॉर्म में विलेजेस यानी सेटलमेंट्स बनी हुई है. तो जब हम हाइट से देखते तो हमें एक पैटर्न नजर आता है और कुछ फॉर्म्स नजर आती है, जैसे कि टी शेप भी हो सकती है, क्रॉस शेप में भी विलेजेस हो सकते हैं. इस तरीके की डिफरेंट शेप्स हमें नजर आती है. तो यहाँ पर आपका 5 मार्क्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्लासिफाई द रूरल सेटलमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स एंड फॉर्म्स. तो इसको हम जो है डिटेल में करेंगे. सबसे पहले on the basis of shapes and forms we have different types of settlements. First is linear pattern.
अब लीनियर पैटर्न क्या है, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, एक लाइन है ना, लीनियर लाइन। लाइन की फॉर्म में जो है हमें क्या मिलते हैं, सेटलमेंट्स मिलती है। इस तरीके की जो सेटलमेंट्स है वो मोस्टली हमें कहाँ मिलती है, किसी रेलवे लाइन के क्रॉस या रिवर अक्रॉस द रिवर हमें जो है क्या मिलती है, इस तरह की जो है लीनियर पैटर्न मिलता है। कोई इंपॉर्टेंट रोड साइड है वहां पर भी हमें लीनियर पैटर्न जो है दिखाई देता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप सपोज कि आप एक मेन रोड है, ठीक है, जैसे आपकी कोई भी मेन रोड जाती है तो उस रोड के दोनों और जो है विलेजेस स्टैब्लिश होना शुरू हो जाते हैं। तो जब हम उनको देखेंगे तो यहाँ पर एक सपोज ये रोड जा रहा है या रेलवे ट्रैक जा रहा है या रिवर जा रहा है, तो इसके जो है इस साइड जो है वो सेटलमेंट हमें शुरू जो है दिखाई देती है कि लोग जो है शॉप्स बिल्ड करना शुरू कर देते हैं, फिर हाउसेस धीरे धीरे वहां पर बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से रोड साइड के जो है हमें एक साइड क्या दिखाई देते हैं, एक लाइन में पैटर्न दिखाई देता है विलेजेस का, जिसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पैटर्न। सेकंड इज रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न, रेक्टेंगल क्या होता है कि जहां पर एक जगह पर लोग जो है वो हमें इस तरीके से एक प्रॉपर इस तरीके से हमें ये नहीं कि बाय 6x4 6x8 इस तरीके से हम मापते हैं, लेकिन एक ऊपर से अगर हम सीन देखेंगे तो ये हमें जो है एक रेक्टेंगल की फॉर्म में जो सेटलमेंट्स दिखाई देती हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे कि पूरे एक चौरस फॉर्म में हमें जो है पैटर्न दिखाई देता है सेटलमेंट का, दैट इज रेक्टेंगुलर फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस शेप पैटर्न, या पहले हम करते हैं इसको सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न जो है वो मोस्टली हमें किसी भी वेल, टेम्पल, ठीक है, या लेक, इसके चारों ओर हमें जो है पैटर्न नजर आता है कि क्या होता है कि जैसे जहां पर वाटर स्कार्सिटी है, लाइक राजस्थान, राजस्थान में हमें सर्कुलर पैटर्न दिखाई देगा कि सपोज एक ये वेल है, वेल क्योंकि वहां वाटर स्कार्सिटी है तो लोग क्या करेंगे कि उनकी मेन प्रायोरिटी क्या रहती है, वाटर रहती है वहां पर, तो वो इस वेल के चारों ओर जो है वो एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएंगे। और इस तरीके से जो है वो हाँ वहां पर क्या हो जाती है, एक हमें अगर हम over the surface of the earth from the height we will see it will look as a circular motion, कि वो हमें किस फॉर्म में नजर आएगा, सर्कुलर फॉर्म में नजर आएगा। ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट टेम्पल है उसके चारों ओर जो है वो स्टैब्लिश होना शुरू हो जाता है, कोई इंपॉर्टेंट लेक है तो भी लोग जो है उसके चारों ओर बसना शुरू हो जाते हैं, दैट इज नोन एज द सर्कुलर पैटर्न। नेक्स्ट इज द next about cross shape pattern. Cross shape pattern, now what is it? Cross shape pattern जो है वो अगर हमें कोई भी जो है दो रूट जा रहे हैं तो दो रूट जाने के साथ साथ वहां पर हमें क्या नजर आएगा, सपोज कि एक रूट जो है वो इस तरीके से जा रहा है, दूसरा रूट जो है वो यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस जैसे कि हमने लीनियर पैटर्न देखा था कि एक रोड साइड पर जो है एस्टैब्लिश होना शुरू हो जाते हैं लोग, तो यहाँ पर इस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट मिलेगी। तो दूसरी रोड भी यहीं से जा रही है तो यहाँ पर भी जो है वो क्या हो जाएंगे, इसके साइड पर भी हमें एस्टैब्लिशमेंट मिलेगी यानी सेटलमेंट्स मिलेंगी। तो इस तरीके से क्रॉस शेप पैटर्न हमें नजर आता है। दो इंपॉर्टेंट रोड है, जीजी रोड जा रहा है, जीजी रोड के साथ साथ आपका घरोंडा का मेन रोड जा रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएंगे कि क्रॉस रोड हो जाएंगे और दोनों साइडें जो है वो हमें सेटलमेंट नजर आएंगी। दिस इज द क्रॉस शेप पैटर्न। नेक्स्ट इज आवर स्टार लाइक पैटर्न। स्टार लाइक पैटर्न, अब स्टार लाइक पैटर्न क्या है, जैसे कि आप देख सकते हो ये मोस्टली जैसे हमें दिल्ली जैसे एरिया में हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये दिल्ली जो है एक मेन ट्रेडिंग सेंटर है, जहां से क्या होती है कि जो डिफरेंट जो टाउन्स हैं वो इससे
कनेक्टेड है, डिफरेंट विलेजेस कनेक्टेड है, तो कोई एक मेन सेंटर आ जाता है, उस मेन सेंटर से डिफरेंट रोड्स जो है वो जाती हैं डिफरेंट विलेजेस को। तो यहाँ पर जो है डिफरेंट रोड्स जाने के लिए डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट रोड्स जा रही हैं और उन डिफरेंट रोड्स पर क्या हो जाती है, सेटलमेंट्स होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हमें एक रेडिएटिंग पैटर्न मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टार पैटर्न। ठीक, अगर हम उसे देखेंगे तो वो इट विल बी लुक लाइक अ स्टार और radiating pattern. So this is a star pattern. Next is our T shape. T shape pattern ऐसे ही हमारा है एक Y shape, इन दोनों को डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। टी शेप पैटर्न क्या है कि सपोज एक मेन रोड है, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि सपोज मेन रोड जा रहा है, जीटी रोड जा रहा है, ठीक है, इसके साथ जीटी रोड के साथ जो है करनाल होने वाला रोड जा रहा है, तो ये ऑलमोस्ट प्रॉपर टी नहीं होता बट ऑलमोस्ट जो है वो टी शेप बनाता है। तो यहाँ पर दोनों साइड जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, सेटलमेंट होना शुरू हो जाएगी, और इस तरीके से जो ये है वो किस फॉर्म में शेप हो जाएगा, टी शेप में। ठीक है, अब वाई शेप क्या है, सपोज दो रोड आ रही हैं, एक रोड इधर से आ रही है, एक रोड इधर से आ रही है, दोनों रोड जो है वो आपस में मर्ज होकर एक थर्ड सिंगल रोड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वो ऑलमोस्ट वी शेप। तो दो रोड आ रही है तो रोड साइड पर सेटलमेंट्स होगी, तो यहाँ पर सेटलमेंट्स हो रही है, इधर भी सेटलमेंट्स हो रही है, और सिंगल रोड पर इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा जैसे कि दो विलेजेस हैं, दो विलेजेस आकर आपस में एक जगह आकर एक रोड पर मिल जाते हैं और फिर वो थर्ड विलेज की तरफ जाती है वो रोड। तो इस तरीके से वाई शेप पैटर्न जो है वो वहां पर फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट इज आवर डबल पैटर्न। अब डबल पैटर्न क्या है, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है आपको, ये हमें रिवर साइड्स पर मिलता है। जैसे कि आपके जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, इलाहाबाद है, हरिद्वार है, वहां पर क्या है, रिवर साइड है। तो रिवर साइड से सपोज ये रिवर जा रही है, रिवर साइड्स के दोनों और ही पूरी हमें सेटलमेंट्स मिल जाती है। यहाँ पर जो है दोनों साइड ही सेटलमेंट्स जो है वो बनना शुरू हो जाती है, पूरे जो है यहाँ पर हमें विलेजेस मिलते हैं। तो इस तरीके के जो है उसे हम क्या कहेंगे, डबल पैटर्न की, इस तरफ भी पूरा डेवलप है और इस तरफ भी पूरा डेवलप है। तो ये हमें मोस्टली कहाँ मिलता है, रिवर साइड्स पर। अब इस रिवर साइड के साथ साथ इसको क्रॉस करता हुआ कोई ब्रिज भी है, तो उस ब्रिज के साइड्स पर भी एस्टैब्लिशमेंट होना शुरू हो जाती है, एंड इट इज कॉल्ड डबल पैटर्न। कि डबल पैटर्न है कि एक तो रिवर साइड्स के साइड पर है, दूसरा इसको क्रॉस करता हुआ कोई ब्रिज है, तो भी वहां पर हमें ब्रिज के साइड पे भी क्या मिलती है, सेटलमेंट्स मिलती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, डबल पैटर्न। सो दीज आर द सम शेप्स एंड फॉर्म्स ऑफ द रूरल सेटलमेंट्स। नाउ वन मोर कि हम कहते हैं जिसको चौरास्ता, यानी कि क्यूरिक्यूफॉर्म सेटलमेंट। Last one is cuneiform settlements। एक ऐसा एरिया जहां से चारों डायरेक्शंस में रास्ते जाते हैं, रोड्स जाती हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, चौरास्ता बोलते हैं, चौराहा। तो इट मींस एक ऐसे सेंटर से जहां से चारों ओर जो है ऑल द फोर डायरेक्शन द रोड्स वर गोइंग, तो इन चारों तरफ की जो है वो हमें सेटलमेंट्स मिलेंगी। तो इस तरीके से इसे हम क्या कहेंगे, क्यूनिफॉर्म सेटलमेंट्स। अब आपने रूरल सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, अब सेटलमेंट्स के बारे में भी पढ़ा, इसके साथ साथ एक और आपका कंसेप्ट रह गया, इनबॉक्स में आता है आपका सब अर्बनाइजेशन। अब सब अर्बनाइजेशन जो है, जब हम अर्बन और रूरल की बात कर रहे थे, तो सब अर्बनाइजेशन हमारा क्या पार्ट है,
जैसे कि आज के टाइम में जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो अर्बन एरिया इट गेट्स कंजस्टेड, तो ये बहुत ही कंजस्टेड होता जा रहा है। कंजस्शन, इस कंजस्शन के कारण पीपल प्रेफर टू लिव आउटसाइड द अर्बन एरिया। जो अर्बन एरिया है उसके बाहरी एरियाज में लोग रहना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वो एरिया क्या कहलाता है, सब अर्बनाइजेशन। जैसे कि आपके अब आउटर पार्ट पर, सिटी के आउटर पार्ट पर आपको अल्फा सिटी मिल रही है, अंसल सिटी मिल रही है, आइडिगो मिल रहा है, तो ये पार्ट क्या है, जो हमारी मेन सिटी है उसकी भीड़ भाड़ से दूर एस्टेब्लिश की गई है। दैट विल बी नोन एज अ सब अर्बनाइजेशन। क्लियर? नाउ द प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। अब रूरल सेटलमेंट के बारे में आपने इतना सब पढ़ा। देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद द रूरल सेटलमेंट्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है रूरल सेटलमेंट्स की, दैट इज द वाटर प्रॉब्लम। वाटर जो है that is the main problem of the rural settlements, most of the rural areas, because if whether those there are some villages which do not have adequate water, कि कुछ विलेजेस तो ऐसे हैं जहां पर सफिशिएंट वाटर नहीं है, जैसे कि राजस्थान के मोस्ट ऑफ द विलेजेस, मोस्ट ऑफ द ड्राइड एरियाज, सम पार्ट ऑफ एमपी आल्सो। तो वहां पर क्या है कि ड्राइड एरिया होने के कारण वाटर जो है वो प्रॉपर नहीं है, लोगों को कई किलोमीटर तक जाकर दूर तक जो है पानी लेकर आना पड़ता है। कुछ एरियाज ऐसे हैं, कुछ विलेजेस ऐसे हैं जहां वाटर तो है, सफिशिएंट वाटर तो है, बट प्योर वाटर नहीं है, कि जो वाटर है वो प्योर नहीं है, दैट इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। So there are it led to the some waterborne diseases like cholera, jaundice. All these diseases spread due to the impure water. तो यहाँ पर जो है वाटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें नजर आती है। दूसरी है जनरल पब्लिक फैसिलिटीज। जनरल पब्लिक फैसिलिटीज also not available in the most of the villages. जनरल पब्लिक फैसिलिटीज में हम क्या कौन सी फैसिलिटीज लेते हैं? फैसिलिटीज लाइक सैनिटेशन, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, ये सारी चीजें जो हैं वो हमें प्रॉपर जो है विलेजेस में नहीं मिलती। जगह जगह हमें गंदगी के ढेर मिलते हैं, सैनिटेशन नहीं है, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, ये हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो वहां पर हमें नहीं मिलती। तो लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो प्रॉपर हमें वहां पर विलेजेस में नहीं मिलती। तो यह इस तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन फैसिलिटीज हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज की भी हमें वहां पर कमी मिलती है। Most of the villages do not have the middle schools also, तो वहां पर हमें जो है एजुकेशन फैसिलिटीज भी नहीं मिलती। बट आज के विलेजेस और जो पहले के विलेजेस अगर हम उनको कंपेयर करें तो सिचुएशन कुछ डिफरेंट है, कुछ हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज, सैनिटेशन की तरफ ध्यान दिया जाने लगा है, लेकिन अब भी जो है विलेजेस में हमें इस तरीके की जनरल पब्लिक फैसिलिटीज की कमी मिलती है। नेक्स्ट इज पुअर हाउसिंग फैसिलिटीज। पुअर हाउसिंग फैसिलिटीज की जो हाउसेस हैं, अब कंडीशन दूसरी है, हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम स्टार्टिंग के रूरल सेटलमेंट्स की बात करें, द हाउसेस वर मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ, ब्रिक, ऑल दैट, ठीक है, बैम्बूज। तो यहाँ पर जो है मोस्टली कैसे हाउसेस होते थे? कच्चा हाउसेस, गोबर से बने हुए, कीचड़ से बने हुए, इस तरीके के हाउसेस होते थे। और अगर हल्का सा भी स्टॉर्म आएगा या कुछ भी फ्लड आएगी तो वो जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो जिससे क्या हो जाता था, दैट लेड टू द डैमेज ऑफ द हाउसेस एज वेल एज द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं कि कच्चा हाउसेस मिलते हैं। कच्चे हाउसेस के कारण जो है वो पुअर हाउसिंग फैसिलिटीज हैं, हाउसिंग में हमें प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिलता, और इस तरीके की जो है कई जगह आपने देखा होगा विलेजेस में घरों में ही चारा रखा जाता है एनिमल्स के लिए, तो वो प्रॉपर सैनिटेशन भी नहीं है। तो इस तरीके की हमें प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटीज नहीं मिलती। लास्ट वन इज द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन।
ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। पहले के विलेजेस में आपने देखा होगा कि जब हम विलेजेस में जाते थे तो मेन रोड से विलेज के अंदर तक जाने के लिए हमें बुलो कार्ट ही अवेलेबल होते थे। एक तो घर होता था, किसी के पास बाइक होती थी, तो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कम होते हैं। आज भी आपके विलेज साइड पर जाने वाली बसेस जो है वो बहुत ही कम है। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इज नॉट एडिक्वेट इन द रूरल सेटलमेंट्स एज वेल एज द कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। आज तो मोबाइल की जमाना है, चलो मोबाइल सबके पास है, चाहे वो गांव है या विलेज शहर है, बट कम्युनिकेशन जब पहले टेलीफोन्स इंट्रोड्यूस हुए थे, टेलीविजन थे, तो इट मीन्स वहां पर जो है विलेज में कोई एक जमींदार ही होता था जिसके घर पर ये चीजें मिलती थी। So it means communication facilities as well as the transportation facilities also lacking in the villages. अब भी आप बहुत सारे बच्चे मुझे कंप्लेंट करते हैं कि मैम हम Zoom क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे ड्यू टू द नेट प्रॉब्लम, कि हमारे जो विलेजेस है उसमें नेट नहीं चलता। तो इट मीन्स वहां पर अभी भी क्या है, कम्युनिकेशन की क्या है, प्रॉब्लम है। तो so the villages are facing some of these problems. Next is unmetered roads. Unmetered roads. Most of the villages faces unmetered roads. Unmetered roads restrict the traveling during the rainy season. अनमेटल्ड रोड्स होने के कारण रेनी सीजन में वो जो है वो क्या रहती है, ट्रैवलिंग के सुटेबल नहीं रहती, एंड इट रिस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ द पीपल एज वेल एज द फ्रेट। तो ये जो है अनमेटल्ड रोड भी एक इसका जो है मेन हमारा प्रॉब्लम रहती है रूरल सेटलमेंट की। सो दिस इज ऑल अबाउट द रूरल सेटलमेंट। नाउ कम टू द अर्बन सेटलमेंट। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि रूरल सेटलमेंट क्या है। रूरल सेटलमेंट्स मींस करंट विलेजेस। नाउ अर्बन सेटलमेंट्स। अब हम अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अर्बन सेटलमेंट्स अगर आज के टाइम से हम जो है 18th सेंचुरी की बात करें, 17th सेंचुरी की बात करें या 18th की, तो हार्डली कोई एज्यूम एनी अर्बन एरिया, कि तब शायद ही कोई एरिया ऐसा होगा जहां पर जो है अर्बनाइजेशन हुआ होगा। तो तब हमारी जो स्टार्टिंग सिविलाइजेशन है दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ रूरल सेटलमेंट। जो हमारी फॉर्मेशन हुई थी सेटलमेंट की, ह्यूमन बीइंग्स ने सेटल होना शुरू हुआ था, दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ द रूरल सेटलमेंट्स। क्योंकि स्टार्टिंग में जो है हमने क्या करना शुरू किया, एग्रीकल्चर करना शुरू किया, हमने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया। तो इस रेस में अगर हम देखें तो लंदन वाज द फर्स्ट, then the London was the first which reached to the 1 million mark in 1 million mark in 1810. London was the first to become the city. लंदन जो है वो पहला था जो सिटी में की कैटेगरी में आया 1810 में। तो इसका मतलब जो लंदन है, लंदन का आपने पढ़ा था कि जो लंदन है वहां पर सबसे पहले क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण लंदन कन्वर्टेड इनटू अ बिग सिटी and the population of the London increases and it reached to 1 million in 1810. लंदन जो है सबसे पहला हमारा सिटी बना। इसके बाद जो है धीरे धीरे और जगह पर भी जो है डेवलपमेंट हुई और वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज जो है वो इस कैटेगरी में आ गई। तो 175 cities crossed 1 million। इसके बाद जो है 1 मिलियन जो सिटी क्रॉस कर गई, ऐसे 175 सिटीज थी और ये हुआ 1982 तक। 1982 में 175 सिटीज क्रॉस द पॉपुलेशन ऑफ 1 मिलियन। तो ये डे बाय डे जो है वो हमारा अर्बनाइजेशन इंक्रीज होता गया। और इसी तरीके से जो 1800 में जो अर्बनाइजेशन था यानी पॉपुलेशन थी वो सिर्फ 3% थी जो अर्बन एरिया में रहती थी। इसके बाद जो है 2001 में ये क्राइटेरिया हो गया 48%। सिर्फ 3% पॉपुलेशन 1800 तक अर्बन एरिया में रहती थी, फिर ये क्राइटेरिया 2001 में 48% जो है वो हो गया।
अब 2011 में ये क्राइटेरिया जो है वो 52% हो चुका है। तो इस तरीके से डे बाय डे जो है अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। अर्बनाइजेशन अब जैसे हमने रूरल सेटलमेंट का क्लासिफिकेशन किया, तो ऐसे ही अर्बन सेटलमेंट को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अर्बन सेटलमेंट के क्लासिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया, किस एरिया को हम अर्बन एरिया कहेंगे। अब इसका जो क्लासिफिकेशन है वो हम 3 बेसिस पर करते हैं। 2 bases are the same. First is the population size, as we discussed in the rural settlement also. Second is occupational. Third one is administrative. ठीक है, administrative division. इन 3 क्राइटेरियाज पर हम किसी एरिया को अर्बन एरिया में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम पॉपुलेशन साइज पर। अब जैसा हमने रूरल सेटलमेंट में किया था, तो पॉपुलेशन साइज इज नॉट इक्वल इन द वर्ल्ड, कि डिफरेंट कंट्रीज में पॉपुलेशन साइज इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब उनके अर्बन एरिया का क्राइटेरिया भी जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो most of the countries have different population size to define the urban areas. Like in Sweden and Denmark, Finland, they have the 25. If there is 250 persons in any area, they will consider it as a urban area. Only 250. In Canada and Venezuela, that is 1000 persons. ठीक है, ऐसे ही ये जो लिमिट है यूएसए में है, थाईलैंड में है, वो है 2500। इंडिया में जो ये क्राइटेरिया है वो 5000 पर्सन्स का है। सो द डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन साइज टू डिफाइन द अर्बन एरिया। नेक्स्ट इज द ऑक्यूपेशनल। अब ऑक्यूपेशन का मतलब भी हमने पहले समझ लिया कि ऑक्यूपेशन मीन्स जब हम किसी भी कंट्री को कैटेगराइज कर रहे हैं रूरल और अर्बन में, तो हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटी का एरिया तो चला गया हमारा रूरल सेटलमेंट, और अगर if the people, most of the people are engaged in secondary or tertiary activities, that will be considered as a town area. तो यहाँ पर भी डिपेंड करता है कि कंट्रीज कितने % पॉपुलेशन को सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में देखना चाहती है टाउन में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे इंडिया में ये क्राइटेरिया जो है वो 75% है, कि अगर इंडिया के जो टोटल वर्कफोर्स है उसका 75%, इंडिया की नहीं मीन्स किसी एरिया की 75% वर्कफोर्स जो है वो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में एंगेज है, तो उसे वो टाउन कहा जाएगा। लेकिन यही क्राइटेरिया जो है इटाली में डिफरेंट है। इटाली में 50% का क्राइटेरिया है। इंडिया में हमने कहा कि 75% मस्ट बी एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर, और यही जो है वो इटाली में अगर हम देखें तो उन्होंने ये क्राइटेरिया रखा है 50% का, अगर किसी एरिया की 50% पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन मीन्स कि अगर वहां पर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो है बिल्डिंग्स हैं यानी कि वर्क होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव में हम इंक्लूड करते हैं जैसे कि हमारा म्यूनिसिपैलिटी हो गया, नोटिफाइंग एरिया हो गया, पंचायत हो गया। तो इस तरीके से अगर कहीं कहीं पर भी ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वहां से किया जाता है, तो उसे भी टाउन की कैटेगरी में रखा जाता है, चाहे वहां पर पॉपुलेशन साइज कुछ हो और लोगों का ऑक्यूपेशन कुछ भी हो, तो वो किस में कंसीडर होते हैं, टाउन में कंसीडर किए जाते हैं। जैसे कि सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है, ब्राजील है, बोलीविया है, इन सब में बहुत ही स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वर्क की स्मॉल साइज की हैं ये, और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किया जाता है। तो इन सबको वहां पर किस कैटेगरी में रखा जाता है, टाउन्स की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये आ गया क्लासिफिकेशन, जिसके बेसिस पर हम अर्बन सेटलमेंट को क्लासिफाई करते हैं।
इसके बाद जो है हमारा आता है लोकेशन एंड फॉर्म क्राइटेरिया। लोकेशन एंड फॉर्म क्राइटेरिया बेटा आपने अभी हमने देखा कि जैसे कि ये इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द रूरल सेटलमेंट, so we will not discuss it in the detail location and farm criteria। जैसे कि हमारे विलेजेस जो हैं वो हमें डिफरेंट पैटर्न, अभी हमने सारे पैटर्न देखे, लीनियर, रेक्टेंगुलर, क्रिसेंट और ये टी शेप, ये सारे पैटर्न देखे। इसी शेप में हमें अर्बन सेटलमेंट्स भी मिलती है, सेम शेप में हमें अर्बन सेटलमेंट्स भी मिलती है, तो दे आर द सिमिलर। बट यहाँ पर भी एक डिफरेंस है कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें जो अर्बन एरियाज हैं वो लोगों ने अपने आप धीरे धीरे डेवलप करना शुरू कर दिया, मतलब रहना शुरू कर दिया अपने अकॉर्डिंग, और उन्होंने एक ऐसी जो रफली शेप्स ले ली जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। बट जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें मोस्टली सिटीज जो होती हैं वो कैसी होती हैं, प्लान्ड सिटीज होती हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज हैव सम टाउन हैं, ठीक है, और डेवलप्ड कंट्रीज में हमें प्लान्ड सिटीज का क्राइटेरिया मिलता है। इन प्लान्ड सिटीज के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन इंडिया का जो चंडीगढ़ एरिया है वो हमारा प्लान्ड सिटी का एक बेस्ट एग्जांपल है, जिसको गवर्नमेंट ने प्रॉपरली प्लान किया कि कहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होना चाहिए, कहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूट होने चाहिए, कहाँ हेल्थ फैसिलिटीज मिलनी चाहिए हमें। तो प्रॉपर रोड्स जो है वहां पर राइट एंगल पर मीट करती हैं, तो दैट इज द प्लान्ड सिटी। So this is the criteria or location of the urban. Now students, next is the functional classification of towns. अब जैसे हमने विलेजेस का, रूरल सेटलमेंट का किया था कि कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं और जिनके बेसिस पर हम विलेजेस को नाम देते हैं, ऐसे ही हमारे टाउन्स, नो डाउट कि टाउन्स जो है वहां पर एक टाउन में कोई एक फंक्शन परफॉर्म नहीं होता। विलेज एक छोटा एरिया है जहां पर मोस्ट ऑफ द पीपल्स एंगेज इन अ सिमिलर फंक्शन, बट टाउन्स इट इज अ लार्ज ह्यूज पॉपुलेशन एरिया, और ह्यूज पॉपुलेशन जो है वो सेम वर्क नहीं करती, तो हम फंक्शन के बेसिस पर टाउन को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर भी अगर हम ब्रॉडली देखें तो कुछ टाउन्स जो हैं वो अपने एक पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। कुछ टाउन्स तो ऐसे हैं जो अपने उस फंक्शन के लिए वर्ल्ड वाइड जाने जाते हैं, तो उन फंक्शंस के बेसिस पर हम टाउन्स को नेमिंग करते हैं। इनको हम जो है डिटेल में कल करेंगे। अभी के लिए